शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां अजित पवार ने एनसीपी नेताओं के साथ बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है। वहीं शरद पवार की तरफ से कहा जा रहा है कि बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अजित पवार और छगन भुजबल मंत्री बन सकते हैं, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और अजित पवार शपथ ले सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें राजभवन से, महाराष्ट्र के राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो एनसीपी में बड़ी टूट की संभावना, जहां पर अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अजित पवार को उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र के राजभवन से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा उलटफेर, जो नेता विपक्ष की आज तक कमान संभाल रहे थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आज डिप्टी सीएम बन सकते हैं। निरंजन जी, आपका टेक। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि राजी होने और नाराजगी होने के बीच का जो रास्ता सीधा सत्ता की तरफ जाता है। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ये मंत्री बनाए जाने की बात है। उप मुख्यमंत्री पद पर अजीत पवार के होने की लगभग निर्णय हो चुका है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है और ये करीब 17 विधायकों के साथ राजभवन के लिए निकल भी गए हैं, जो थोड़ी देर पहले की बात थी, अब पहुंच गए और वहां सारी तैयारियां शुरू हो गई है। अजीत पवार की जो राजनीतिक ताकत है वो शरद पवार ने घर परिवार के हिसाब से आंकी थी। और ये सच्चाई है कि शरद पवार का पुत्री प्रेम जो था वो रोक नहीं पाए और उनकी बेटी को जब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसी दिन से निर्णय हो गया था कि अजीत पवार की राह अब अलग हो जाएगी। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के राजभवन से, यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र के राजभवन से, जहां पर अजित पवार जो हैं वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तमाम तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। और हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति की विशेष जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार निरंजन जी लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे थे कि शरद पवार ने कमतर समझा अजित पवार को, घर का नेता समझा, उनको वो तवज्जो नहीं दी। वो चाहते थे कि महाराष्ट्र का जो कार्यभार है उन्हीं के साथ रहे, लेकिन सुप्रिया सुले को पार्टी में ज्यादा तवज्जो दिए जाने की वजह से वो संतुष्ट चल रहे थे। निरंजन जी, तो शरद पवार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और सुबह जब बैठक हुई थी तो मेरी जानकारी के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, वो और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले उस बैठक में शामिल हुई जी। बाद में बैठक में जब वो उनके तेवर देखे तो सुप्रिया सुले बैठक छोड़कर चली गई और जयंत पाटिल पुणे में मौजूद थे। उन्होंने शरद पवार से फोन पर बात की और राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी, लेकिन शरद पवार ने अभी मुंबई आने का फैसला नहीं किया। मेरी जानकारी के मुताबिक वो पुणे में ही रहेंगे, क्योंकि शरद पवार इस तरह की राजनीतिक मामलों में बहुत बड़ा कुछ होता है तो उसे दूरी बनाकर रखते हैं ताकि अपने बचाव के रास्ते उनके खुले रखें। मेरी जो जानकारी में जो लोग हैं वो दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ मंत्री थे, छगन भुजबल मंत्री थे, उनके बाद में धनंजय मुंडे मंत्री थे, रामराज निंबालकर मंत्री भी रहे और विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे। और इसके अलावा अदिति तटकरे जो बहुत बड़ी नेता मानी जाती है, ये महाराष्ट्र में सुनील तटकरे की बेटी है वो, और अशोक पवार, निलय पाटिल, शेखर निकम जैसे लोग हैं जो निरंजन जी बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं और 17 विधायकों के साथ अजित पवार राजभवन पहुंचे हैं। तो क्या किस तरीके से दिखता है कि इसमें दल बदल कानून और तमाम जो संवैधानिक पेचीदगियां हैं उनके लिहाज से दर्शकों को बताएं। देखिए, जो कुछ हो रहा है वो दल कानून मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर लागू होने के चांसेस है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। विधान सभा में जो एनसीपी का संख्या बल है उसको बड़ी रणनीतिक तरीके से तोड़कर 17 लोग तो हैं और बाद में जब तक इनको मेजोरिटी प्रूव करने की बात आएगी तब तक इनकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि
अजीत पवार बहुत दबंग नेता और पार्टी में बहुत ताकतवर नेता माने जाते हैं। शरद पवार का पार्टी के ऊपर कोई वर्चस्व रहा नहीं और सुप्रिया सुले को एनसीपी में कोई बहुत इतनी अहमियत कभी मिली नहीं है। ठीक है नितिन जी, लौटते हैं आपके पास। हमारे बीच इसी बीच एनसीपी के नेता जमाल शेख भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जमाल जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और आपसे सीधा सवाल मेरा कि शरद पवार आखिरकार कहां गलती कर गए अजीत पवार को भांपने में? क्या पार्टी के अंदर टूट? क्योंकि नेता विपक्ष से सीधे आज डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है। जमाल जी, नहीं, पवार साहब की दूरदृष्टि है, वो कहीं चूके नहीं है, लेकिन ठीक है, विश्वास के ऊपर ही सारा काम होता है। जिस तरीके से उद्धव साहब ने शिंदे साहब पे विश्वास किया जरूरत से ज्यादा और उनको परिणाम भोगना पड़ा, उसी तरह शायद हमें ऐसा लगता है, अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि पवार साहब से कहीं चूक हुई है, लेकिन हो सकता है कि विश्वास का ही ये नतीजा हो कि जो आज सामने परिस्थिति आई है। जमाल जी, आप द्व्यर्थी बात कर रहे हैं कि विश्वास की बात हो, आप जिधर इशारा कर रहे हैं दर्शक भी उसको समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ हो रहा है वो पवार साहब के इशारे पर हो रहा है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन लगातार बताया ये भी जा रहा है कि अजीत पवार लगातार असंतुष्ट चल रहे थे, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी वो चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नेता विपक्ष का पद नहीं चाहिए, मैं संगठन में काम करना चाहता हूं, लेकिन उनकी मांग को लगातार दरकिनार किया गया। इसके बाद शायद उनको ये कदम उठाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप सर? मैं इस पे ही कहना चाह रहा हूँ कि मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इसमें कोई पवार साहब की सहमति नहीं है। पहले भी पवार साहब जब उन्होंने सवेरे सवेरे शपथ विधि की थी तभी भी पवार साहब उसके खिलाफ थे, आज भी उसके खिलाफ है। और आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से बीजेपी के केंद्र और सब मिलकर पवार साहब को ही टारगेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो है वो मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। एनसीपी से कितने लोग शामिल हो रहे हैं आज? देखिए, वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा। मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तीनों पार्टी समीकरण मिल रही है, एनसीपी कांग्रेस के साथ शामिल होने का गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन दोबारा एनसीपी के साथ मिल रहे सर, क्या आप लोग की बातचीत हो चुकी है? देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है और ये अच्छा समीकरण है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा। कितने लोग सर नए शामिल होंगे? ये तो आपको शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। शपथ विधि चालू हो जाएगा। महाराष्ट्र के राजभवन से प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन जी और एनसीपी के नेता जमाल शेख जी लगातार जुड़े हुए हैं। जमाल शेख जी, कृपया अपनी बात पूरी करें, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा था। जी नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये सब केंद्र के तरफ से ही अंतरना का दबाव डाल के जो कुछ हो रहा है, ये कोई विकास के तरफ नहीं है। और जो जिस तरीके से देश में भी राजनीति चल रही है, वो बहुत निंदनीय राजनीति चल रही है। जो भी साथ में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है सर? यहाँ पे कितने लोग शपथ लेंगे? अभी जल्दी आपको पता चलेगा। जमाल शेख जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एनसीपी की तरफ से यहां पर कितने लोग जो हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? क्या जानकारी है आपके लिए? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस सारे समीकरण से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दूर रखा गया था, तो हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। छगन भुजबल साफ तौर पर तस्वीरों में जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं महाराष्ट्र के राजभवन से, वहां पर साफ तौर पर छगन भुजबल दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर कोई टूट जैसी भी कोई खबर सामने आ सकती है? आपके लिए चिंता का सबब ये? हाँ है, चिंता का सबब है। हम लोग भी शौक में है कि ऐसे कैसे हो गया। अब देखेंगे जो भी होगा। हमारे आदरणीय पवार साहब
जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से हम सभी कार्यकर्ता उसके तरीके से आगे का रणनीति अपनी करेंगे। ठीक है, आपके पास आते हैं जमाल शेख जी, वापस आते हैं। निरंजन जी, आपका एक पत्रकारी नजरिए से एक विश्लेषण ये चाहते हैं कि क्या ये एक पार्टी के अंदर टूट या फिर महायुति का जो गठबंधन है उसमें शरद पवार की एक तरीके से गुप्त सहमति, जो मौन सहमति होती है, उसका एक ये पटाक्षेप हो रहा है? जो राजनीतिक जानकारी वो कहती है कि ये महाराष्ट्र की सरकार का सिर्फ मामला नहीं है, महाराष्ट्र सरकार को बनाने या पार्टियों को बनाने तोड़ने का मामला नहीं है। ये मूल रूप से भारत की राजनीति में अगली बार मोदी जी के फिर से लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आने की लड़ाई है। ये एनसीपी को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है बीजेपी का कि अगले महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं उनसे कम 40 सीटों पर वो जीते, तब जाकर वर्तमान बहुमत उसे फिर से मिलेगा। नहीं तो बिहार में जिस तरह से बीजेपी कम हो गई, कर्नाटक में उनकी सरकार चली गई और इस तरह से उनकी जो सीटें कम हो रही थी उसका बहुत बड़ा एक कम से कम 20 से 22 लोकसभा की सीटों पर नंबर बढ़ाने का जो मामला है वो यहाँ महाराष्ट्र से उनका पूरा हो गया। देश चलाने वालों को किसी प्रदेश में किसके सरकार उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि बीजेपी मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, उनकी पहली प्रायोरिटी ये है। तो इसके बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में अब ये मराठाओं की सरकार बन गई है। अब तक अकेले मराठा थे, लेकिन अब अजीत पवार के आने से ये एकनाथ शिंदे और ये दो बड़े मराठा महाराष्ट्र के छत्रप के रूप में राजनीति को केंद्रित करने आ रहे हैं। तो ये इनके इस्तीफे से और शरद पवार की राजनीति पर, इस पर मुझे नहीं लगता कि उनकी शरद पवार अब 85 साल की उम्र के आसपास हैं, उनकी राजनीतिक ताकत निश्चित रूप से इस उम्र में कम हो रही थी, उसी को बैलेंस करने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन शरद पवार ये समझ नहीं पाए कि ये इतना बड़ा उनकी पार्टी में टूट हो जाएगी। और उनकी बेटी और प्रफुल्ल पटेल, देखिए प्रफुल्ल पटेल अभी भी बड़े आरोपों को झेल रहे हैं। भारत सरकार उनके खिलाफ जांच भी कर रही है, बहुत सारी एजेंसीज भी है। एजेंसीज अजीत पवार के खिलाफ भी थी, लेकिन पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को आधी रात को शपथ दिलाकर जब ये उप मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले सारे के सारे आरोप इनसे वापस ले लिए गए थे। तो उसके दबाव में तो ये थे, लेकिन शरद पवार की राजनीति को जो ताकतवर राजनीति मानी जा रही है उसको उनके जीवन के आखिरी दिनों में जो बड़ा झटका लगा है उससे उबरना एनसीपी और शरद पवार के लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निरंजन जी और जमाल शेख, आप दोनों का जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। और हमारे साथ इस बीच एक और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ब्रजमोहन जी आपका जनतंत्र टीवी पर। और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आज तक जो नेता विपक्ष के रूप में सदन में बैठते थे, अब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपका एक्सपर्ट कमेंट ब्रजमोहन पांडे जी। नहीं, अजीत पवार को एनसीपी छोड़ के सरकार में शामिल होने की खबरें लंबे समय से चल रही थी जी। और आप देखेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राजनीति देखेंगे तो शरद पवार से राजनीतिक स्तर पर बहुत लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो राष्ट्रवादी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन पिछले दिनों जो शरद पवार ने अपने लड़की सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्याध्यक्ष बनाया, उसके बाद ये बात साबित हो गया कि एनसीपी की कमान जो है उनकी पुत्री के हाथ में होगी। और इधर भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये थी कि महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों को छोड़ने के बावजूद भी जमीन पर उनका आधार नहीं था। बीजेपी के आंतरिक सर्वे और जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें पता चलता था कि लोकसभा में बीजेपी को भारी नुकसान होगा। इसको देखते हुए बीजेपी का ये जो प्लान बी चल रहा था, ऑपरेशन कमल, ये लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इसके मुहूर्त की जो है लोगों की अंदाजा नहीं था कितना मतलब जल्दी होगा। और निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बन रहा है उसमें एक महाराष्ट्र बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य था। 48 लोकसभा सीटें हैं जी। और यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कम 40 या 35 प्लस सीटें नहीं लाती तो केंद्र में सरकार बनाने में अड़चन पैदा हो सकती है। इसको देखते हुए उन्होंने एक एनसीपी में बड़े तोड़फोड़ कराया है। और अभी खबर है कि 9 मंत्री बनने जा रहे हैं। और एक मैं आपको बताऊं कि शिंदे के विधायकों में और एनसीपी के विधायकों में एक बड़ा फर्क ये है कि इसके सारे विधायक ऐसे हैं जमीन पर काफी मजबूत है। यदि 30 प्लस यदि टूट के जाते हैं तो आपको मान के चलिए कि पिछले चुनाव में भी वो अगले जो
चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें ये सब चुन के आएंगे। शिंदे के विधायकों का जमीनी स्तर बहुत कमजोर है। ऐसी खबरें रही थी कि 40 विधायकों में से 5 से ज्यादा विधायक दोबारा चुन के नहीं आएंगे। और लोकसभा में हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंच सज गया है, कुर्सियां लग गई हैं। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां हो रही हैं। ब्रजमोहन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि लगातार जो कवायद चल रही थी इसको संजय राउत ने भांप लिया था। उन्होंने पहले कहा था कि अजित पवार जो हैं वो भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या पार्टी के साथ पहुंचेंगे या बीजेपी ही ज्वाइन करने का क्या आपको लग रहा है? इसमें संविधान क्या कहता है? मेरे हिसाब से पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये एनसीपी का नया गुट बना करके ही वो सरकार में शामिल होंगे। क्योंकि अजित पवार का राजनीति का जो स्वभाव है जी, वो भारतीय जनता पार्टी में विलय करके यदि सरकार में गए तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो अपने पार्टी को बनाए रखेंगे। अब पार्टी का नाम क्या होगा, गुट का क्या नाम होगा, अब आपको भविष्य में दिखेगा। लेकिन ये है कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और दूसरा तीसरा जो है वो अजित पवार। अजित पवार एनसीपी को बनाए रखेंगे, उसका नाम भले ही कुछ अलग रखे, लेकिन वो स्वतंत्र गुट बनाकर की सरकार में शामिल होंगे। ब्रजमोहन जी, आपसे ये और समझना चाहेंगे कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार एक तरीके से बीजेपी को मुंह चिढ़ा रहे थे कि आपके जो तमाम एलाइज हैं, जो आपके गठबंधन के पार्टनर हैं, वो लगातार आपको छोड़ के जा रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद देखा गया कि तमाम बहुत बड़े बड़े जो समय से बीजेपी के गठबंधन में साथ निभाते थे वो लोग छोड़ के गए। तो क्या अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, उसका ये संदेश जनता की तरफ कि 2024 में जब हम आ रहे हैं तो पहले से बड़े कुनबे के साथ आ रहे हैं, जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार बढ़ेगा, ये भी एक संदेश देने की कोशिश क्या? देश स्तर पर यदि आप लोकसभा का चुनाव को दृष्टिकोण से देखें तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल, भले उन्होंने दावे लेकर एक हम 400 प्लस सीटें छीन के लाएंगे, क्योंकि बंगाल, बिहार, उसके बाद आप पंजाब और उसमें कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऐसे 5-6 ऐसे बड़े स्टेट थे जहां भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भारी नुकसान हो सकता था। और दिल्ली, पटना में जिस तरह से महागठबंधन की मीटिंग हुई और जिस तरह से नेता यूनाइट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मैसेज दे रहे थे, उसको ब्रेक करने के लिए एक बड़ा कोई तोड़फोड़ करना बहुत जरूरी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन कमल चला करके महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की है। आपने देखो कि 4-5 दिन से प्रधानमंत्री डायरेक्ट अटैक कर रहे थे एनसीपी पर, और एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो गया था। इससे कुछ संकेत मिल रहे थे कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये इतना जल्दी होगा, प्रयास लग रहे थे कि अक्टूबर तक हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी होगा इस तरह का अंदाजा नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी और शाह का दौर आया है, नेतृत्व आया है, हमेशा चौंकाने वाले फैसले होते हैं। आज तक महाराष्ट्र में या देश के किसी मीडिया तक खबर नहीं चली कि राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, और डायरेक्ट आप राजभवन में शपथ ग्रहण के समारोह देख रहे हैं। ब्रजमोहन पांडे जी, एक आम दर्शक ये भी जानना चाहता है कि ये जो नया समीकरण बदला है इसमें बीजेपी की जो पावर है वो बढ़ी है, तो क्या जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर भी कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इससे पहले यही पोर्टफोलियो संभाल रहे थे और उनके लिए तो एक तरीके से डिमोशन था। अगर देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप से अजित पवार की एंट्री हुई है तो क्या उनको इस एक पारितोषिक के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में सीएम पद के लिए भी कुछ एक नई उलटफेर देखने को मिल सकता है? एक जो आम दर्शक जानना चाहता है उस नजरिए से ब्रजमोहन पांडे जी। नहीं, एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चल रही है कि हम उस पर आरोप लगते रहे कि वो अपने अलायंस को साथ लेकर खत्म करती है। उसका उदाहरण अकाली दल हुआ, वो आपने देखा कि राजभर की पार्टी जो उत्तर प्रदेश की हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा कि शिवसेना हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम लोकसभा चुनाव तक कोई भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहेगी कि अपने गठबंधन के साथियों को पार्टी कमजोर करती है। अब देखिए, आपका राजभर को भी साथ लेने की कोशिश हो रही है। बिहार में आप देखिए कि बिहार में भी सारे लोगों को, चिराग पासवान से लेकर के पारस पासवान से लेकर के साहनी से लेकर के सारे लोगों को साथ जोड़ने की नवीन समीकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी जी के विकास के विचार विश्वास रखते हुए राष्ट्रवादी पार्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का निर्णय कर चुकी है। राष्ट्रवादी पार्टी ने आज सच्चे राष्ट्रवाद का स्वीकार करते हुए देश के प्रगति में योगदान देने का निर्णय किया है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
एनसीपी से और कौन 40 से ज्यादा विधायक है एनसीपी के? पूरी एनसीपी है सारी। ओके, अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है? और भी नेता अजीत पवार को तो माननीय मुख्यमंत्री देते हैं। हाँ, शपथ होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय विभागों का बंटवारा करें। सर कितने बजे शपथ विधि होगी, कितने बजे तक? 5 मिनट में शपथ विधि शुरू हो जाएगी। सर किस तरह से देख रहे हैं एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी एक बार तीनों एक पार्टी के साथ? राष्ट्र निर्माण में जो साथ देगा उनके सहकार्य का स्वागत है। आज हमारे देश को विश्व गौरव बनाने की जो कोशिश है उसमें योगदान है, वो देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प आपने मोदी जी का है उसको कोई शुभकामना देता है, साथ देता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। अजित पवार अब नेता विपक्ष से सीधे डिप्टी सीएम के पद पर सुशोभित हो सकते हैं और उस बाबत तमाम तैयारियां महाराष्ट्र के राजभवन में चलती हुई। वहीं छगन भुजबल भी मंत्री पद पर शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी जो महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटनाक्रम हुआ है वो तमाम दर्शकों तक आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अजित पवार के साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और दिलीप वळसे पाटिल भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। चाचा शरद पवार को और हमारे साथ ब्रजमोहन पांडे जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजमोहन जी, शरद पवार जो हैं वो लगातार बताया जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में अब लग गए हैं। क्या अब ये बहुत देर नहीं हो गई कि अब क्या डैमेज कंट्रोल इस वक्त में हो सकता है? और ये वो सीधी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही पहुंच चुके हैं। आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के राजभवन से, जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। आप थोड़ी ही देर में राज्यपाल की एंट्री होगी और उसके बाद मंत्रिमंडल में विस्तार संभावित है और मंत्रियों को जो नव मंत्री रहेंगे उनको देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इस वक्त राजभवन में कुर्सियों पर सुशोभित हो चुके हैं, बैठ चुके हैं और इसके बाद राजभवन में एंट्री होगी राज्यपाल की और महामहिम आगे की अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजभवन पहुंच चुके हैं और यहीं पर अब आगे जो बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है वो देखने को आपको मिलेगा। तो अजित पवार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले सकते हैं। सीधी तस्वीरें ये महाराष्ट्र राजभवन से और हमारे साथ ब्रजमोहन पांडे जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजमोहन जी, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। ब्रजमोहन जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? तो ब्रजमोहन जी तक आवाज नहीं जा रही है, तकनीकी खामी के चलते हम उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के राजभवन से, जहां बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजधानी की राजनीति में और डिप्टी सीएम फडणवीस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इसी के साथ जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। हम इस बड़े घटनाक्रम पर लगातार बने हुए हैं, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।